आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं अपने इस चैप्टर के सबसे लास्ट पार्ट को। और सबसे लास्ट पार्ट हमारा क्या है इसका, न्यूमेरिकल्स। ठीक है, इसके पहले तक हालांकि पिछले वाले क्लास के सबसे लास्ट वाले समय में हम लोगों ने टोटल कितने फॉर्मूले लिखे थे, 8, है ना। उन्हीं 8 फॉर्मूले को इस्तेमाल करते हुए लगभग 15 से 20 क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। आधा क्वेश्चन आज सॉल्व करेंगे, आधा क्वेश्चन हम लोग कल सॉल्व करके इस चैप्टर को खत्म कर देंगे। ठीक है, यानी कि आज से हमारा इस चैप्टर का न्यूमेरिकल्स वाला हिस्सा जो है वो शुरू होने जा रहा है। और जैसा कि पिछले वाले क्लास में हमने कहा था कि न्यूमेरिकल्स तभी बन पाएगा जब आप इस चैप्टर का डायग्राम और फॉर्मूला अच्छी तरीके से समझे होंगे, तभी आप इस चीज़ को आप यहाँ पे कनेक्ट भी कर पाएंगे, प्लस आपसे सवाल भी बन पाएगा। ठीक है, तो हम ये मान के चल रहे हैं कि आप लोग इसको समझ के या फिर फॉर्मूले को याद करके ध्यान में रखते हुए आए होंगे। क्या कोई दिक्कत उसमें? चलो, यदि इतना चीज मालूम है तो आज जो हम लोग सवाल सॉल्व करेंगे ना, वो बिल्कुल आप इसमें कनेक्ट भी कर पाओगे, प्लस आप समझ भी पाओगे। ठीक है, लेकिन हाँ, फिर से हम दोबारा भी कह रहे हैं, जो बच्चा कम से कम इस चैप्टर को रिवाइज नहीं किया है ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन में, उसके लिए जरूर इसमें दिक्कत होने वाला है। एकदम गारंटी है कि उसमें दिक्कत होने ही वाला है। इसलिए मान लीजिए कि नहीं भी किए हैं तो कम से कम आज का क्लास होने दीजिए, कल आप घर जाइएगा तो एक बार दोबारा उसको रिवाइज कर लीजिएगा, क्योंकि रिवीजन के बिना यह चैप्टर पॉसिबल ही नहीं है न्यूमेरिकल्स। ठीक है, चलिए खैर, तो यहाँ पे बेसिकली 15 से 20 क्वेश्चन हम लोग न्यूमेरिकल्स में सॉल्व करेंगे। और क्वेश्चन हम नहीं लिखेंगे, बेसिकली क्वेश्चन हम लिखने लगेंगे ना तो बहुत समय लग जाएगा। 18-20 क्वेश्चन हम लोगों को बनाना है, 15 से 20 क्वेश्चन के बीच में लगभग हमको बनाना है। तो उतना क्वेश्चन यदि हम लिखने लग जाए तब तो बहुत समय लग जाएगा। हम क्या करेंगे, क्वेश्चन आपको डिक्टेट करेंगे, यानी कि हम क्वेश्चन आपको बोलेंगे और आप बहुत ही तेजी में उस क्वेश्चन को लिखिएगा। ठीक है, चलिए अपना कॉपी और पेन निकाल के रखिए। और हाँ, यहाँ पे हम लोग जो है ना फॉर्मूले के अकॉर्डिंग चलेंगे। जैसे कि हमारा फॉर्मूला पहला कौन सा था, R = 2F, उसके बाद फिर मिरर फॉर्मूला, उसके बाद फिर मिरर का मैग्निफिकेशन, उसके बाद फिर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, उसके बाद फिर एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, उसके बाद फिर लेंस फॉर्मूला, उसके बाद फिर लेंस का मैग्निफिकेशन और फिर पावर ऑफ लेंस, है ना। यानी कि जैसे जैसे हमारा फॉर्मूला का नंबर था वैसे वैसे हम लोग सवालों को भी सॉल्व करते हुए चलेंगे। तो सबसे पहला हमारा फॉर्मूला कौन था, R = 2F वाला। तो उससे हम लोग 2 सवाल बना लेते हैं। चलिए फटाफट अब आपका काम यहाँ से शुरू होता है, लिखिए जल्दी। क्वेश्चन नंबर 1 एकदम तेजी में लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि हम लोगों को लगभग आज 9-10 सवाल सॉल्व कर लेंगे। यदि आज हम लोग 9-10 सवाल सॉल्व कर लेते हैं तो लगभग 9-10 सवाल हम लोगों को कल भी सॉल्व करना पड़ जाएगा और उसका फिर ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। ठीक है, चलिए लिखिए सबसे पहला सवाल। सबको ऑनलाइन वाले प्लस ऑफलाइन वाले थोड़ा फास्ट लिखेंगे। ठीक है, सवाल है पहला नंबर हमारा, द रेडियस ऑफ कर्वेचर, थोड़ा फास्ट लिखेंगे, द रेडियस ऑफ कर्वेचर of a spherical mirror is 20 centimeter, full stop. What is its focal length? दोबारा रिपीट कर दें। देखिए क्वेश्चन था हमारा, द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ a spherical mirror, the radius of curvature of a spherical mirror is 20 centimeter, full stop. What is its focal length? क्वेश्चन मार्क। अभी नहीं बनाना है, अभी रुक जाइए, पहले बनाना अभी नहीं है। इसके लिए आप 6 से 7 लाइन छोड़िए, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 लिखिए। 6 से 7 लाइन छोड़ के क्वेश्चन नंबर आप 2 लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है, फाइंड द फोकल लेंथ of a convex mirror whose radius of curvature is 32 centimeter, फुल स्टॉप हो गया। चलिए अब जरा आप यहाँ पे समझेंगे चीज़ों को। क्वेश्चन आपके सामने है, तो क्वेश्चन आपके सामने है तो आप उसको बार बार पढ़ेंगे पहले, और जो यहाँ पे हम लोग सॉल्व करेंगे उसको भी आप देखेंगे। ठीक है, देखिए सबसे पहला इसका सॉल्यूशन, सबसे पहला वाला, सबसे पहले देखिए क्वेश्चन को आप पढ़िए, क्वेश्चन आपके पास है। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन है, द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ अ स्फेरिकल मिरर इज 20 सेंटीमीटर।
यानी कि एक स्फेरिकल मिरर है। अच्छा, स्फेरिकल मिरर हमारा दो प्रकार का होता है, ध्यान से समझिएगा, आज का ही क्लास सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है, एक एक शब्दों को आप गौर से सुनेंगे। स्फेरिकल मिरर मतलब या तो कॉनकेव मिरर या तो कॉन्वेक्स मिरर, दो ही मिरर होता है हमारा। तो यहाँ पे लेकिन ये नहीं कहा कि कॉन्वेक्स मिरर या फिर कॉनकेव मिरर, सिंपली क्या कहा दिया, स्फेरिकल मिरर, मतलब कि दोनों मिरर में से कोई मिरर हो सकता है हमारा। तो स्फेरिकल मिरर का यहाँ पे रेडियस ऑफ कर्वेचर 20 सेंटीमीटर दिया हुआ है। इट मीन्स ये जो है ना, कैपिटल आर का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 20 सेंटीमीटर दिया हुआ है। आगे बढ़िए, फिर उसके बाद लिखा हुआ था व्हाट इज इट्स फोकल लेंथ। अब इसका हमको निकालना क्या है बेसिकली, यानी कि स्मॉल एफ का वैल्यू निकालना है हमको। अब हम लोग जानते हैं हैंड्स आर इज इक्वल टू 2f। क्या ये हमने आपको लिखाया था रिलेशनशिप बिटवीन रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड फोकल लेंथ, बिल्कुल लिखाया था। और ये हमारा फॉर्मूला नंबर 1 था, याद कीजिए, है ना। अब इसी के ऊपर आपको फोकल लेंथ चाहिए ना, वैल्यू पुट करिए, देखिएगा ध्यान से कैसे बनेगा। आर का वैल्यू कितना है, 20 इज इक्वल टू 2 इंटू एफ। आगे बढ़िए, 20 ये हमारा 2 मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, इज इक्वल टू एफ। 10 इज इक्वल टू एफ। अच्छा 10 क्या, रेडियस ऑफ कर्वेचर हमारा सेंटीमीटर में दिया हुआ है, तो फोकल लेंथ भी किस में निकलेगा, सेंटीमीटर में, 10 सेंटीमीटर। और ये हो गया आपका आंसर। यानी कि एक स्फेरिकल मिरर का रेडियस ऑफ कर्वेचर यदि 20 सेंटीमीटर दिया हुआ है तो उसका फोकल लेंथ कितना हो जाएगा, 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। अच्छा, क्या ये बात सही भी है या गलत है, जरा बताइए। बिल्कुल सही है, क्योंकि फोकल लेंथ का डबल होता है हमारा रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो फोकल लेंथ यदि हमारा 10 सेंटीमीटर है तो रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना होगा, 20 सेंटीमीटर। बिल्कुल सही दिया हुआ था। चलिए अब इसका सॉल्यूशन नंबर 2 देखिए, पहला हो गया सॉल्यूशन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 आपने क्या लिखा है, देखिए क्वेश्चन नंबर 2 इसमें दिया गया है फाइंड द फोकल लेंथ। अच्छा, इसमें आपको फोकल लेंथ फाइंड करना है, यानी कि इसमें आपको स्मॉल एफ का वैल्यू पता करना है, ठीक है। आगे फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ अ कॉन्वेक्स मिरर। अच्छा, इसमें मिरर कौन सा है हमारा, कॉन्वेक्स मिरर, वो रेडियस ऑफ कर्वेचर है 32 सेंटीमीटर, और इसमें जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो 32 सेंटीमीटर दिया गया है। यानी कि ये वाला भी सवाल क्या कुछ इस प्रकार का नहीं लग रहा है, बिल्कुल वैसा ही है। इसमें रेडियस ऑफ कर्वेचर 32 सेंटीमीटर है, इसमें आपको फोकल लेंथ पता करना है। चलिए, हमको मालूम है हैंड्स आर इज इक्वल्स टू 2f होता है कि नहीं, बिल्कुल। चलिए आगे बढ़िए, फिर अब आगे बढ़ा जाए। आर का वैल्यू इसमें 32 दिया हुआ है, बराबर 2 इंटू एफ। 2 हमारा भी मल्टीप्लाई में है, इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, बराबर एफ। यानी कि 16 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू एफ। कितना फोकल लेंथ आ गया, 16 सेंटीमीटर। क्या ये भी बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। कैसे सही है, देखिए फोकल लेंथ यदि हमारा 16 सेंटीमीटर है तो ऑब्वियस ही बात है रेडियस ऑफ कर्वेचर उसका क्या होता है, डबल होता है, तो 32 सेंटीमीटर दिया हुआ था, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर आप 3 लिखिए, इसका सॉल्यूशन हम लोग यहाँ से बनाएंगे, लेकिन पहले आप क्वेश्चन नंबर 3 लिखिए, हम बता रहे हैं। बोले क्वेश्चन नंबर 3 एकदम फटाफट रेडी होके चलना है, जहां पे डाउट आए, जहां पे समझ में नहीं आए तुरंत हमको पूछना है, ठीक है, क्योंकि यही हमारे इंपॉर्टेंट हिस्सों में से एक है, न्यूमेरिकल्स, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 लिखिए थोड़ा फास्ट। एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इसमें जो हम क्वेश्चन दे रहे हैं ना, जो क्वेश्चन हम यहाँ पे बनवाएंगे अभी आपको लगभग 15 से 20 क्वेश्चन, ये सारा का सारा क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चन आपके सैंपल पेपर का है, पहले बता दे रहे हैं हम यहाँ पे। ऐसा नहीं कि बाद में आप कंफ्यूजन हो जाए, सॉरी आप कंफ्यूजन में चले जाएं बाद में, ऐसा नहीं होना चाहिए, पहले बता देना चाहते हैं। इसमें जो भी क्वेश्चन हम आपको बताएंगे, लगभग 15 से 20 क्वेश्चन बताएंगे, उसमें से 80% क्वेश्चन आपके सैंपल पेपर का है, यानी कि जो सीबीएसई में पूछा गया है। तो जब आप इस सवालों को बना रहे होगे ना, तो कहीं ना कहीं आप 80% सवाल किसके बना रहे होगे, सैंपल पेपर के, यानी कि बोर्ड के सवालों को बना रहे होगे। तो यहां से आपको मालूम भी चल जाएगा कि बोर्ड हमारा न्यूमेरिकल्स पूछता कैसे, ठीक है। और 20% क्वेश्चन जो है वो जानबूझ के हम यहाँ पे करवाएंगे दूसरे वाले बुक से, यानी कि रेफरेंस बुक से। और रेफरेंस बुक मेरे पास ये वाला है, नाम नहीं बताएंगे, नाम नहीं बताएंगे, नहीं वो उससे थोड़ा सा एडवांस है, जो तुम अभी बोले ना उससे एडवांस है थोड़ा। उसमें ऐसा रहता है क्या, उसमें ऐसा नहीं रहता, उसमें ऐसा नहीं रहता, उसका टाइपिंग का मतलब लेटर ही अलग रहता है उसमें। देखो इसमें कैसे है, ये थोड़ा सा अलग बुक है, नाम बताएंगे बाद में बता देंगे, ठीक है। तो 80% क्वेश्चन हम जानबूझ के इसमें
सीबीएसई वाला देंगे, और 20% क्वेश्चन हम जानबूझ के इसमें बाहर वाले बुक का देंगे, ताकि आपको मालूम भी चल जाए कि बाहर वाले बुक में, यानी कि रेफरेंस बुक में किस प्रकार का क्वेश्चन पूछा आता है। चलिए लिखिए, क्वेश्चन था एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 12 सेंटीमीटर, सुंदर सुंदर राइटिंग में लिखेंगे आप लोग इसको, ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन वाले सब कोई, एट अ डिस्टेंस ऑफ 12 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ कॉनकेव मिरर, in front of a concave mirror, in front of a concave mirror, and the image is formed, and the image is formed, and the image is formed behind the mirror, behind the mirror at a distance of 48 centimeter, behind the mirror at a distance of 48 centimeter, 48 centimeter from the mirror, from the mirror, from the mirror, full stop, full stop. What is the nature of the image? What is the nature of the image? What is the nature of the image? Question mark. उसी में लिखेंगे फिर आगे, कैलकुलेट द फोकल लेंथ, कैलकुलेट द फोकल लेंथ ऑफ द गिवन मिरर, ऑफ द गिवन मिरर। क्वेश्चन लिख लिया आप लोगों ने। चलिए अब इसका सॉल्यूशन तैयार किया जाए। क्वेश्चन आपके पास है, पहले हम लोग को एक बार क्वेश्चन पढ़ते हैं जरा ध्यान से। देखिए फिजिक्स में आधा से ज़्यादा सवाल जो है ना हमारा क्वेश्चन को पढ़ने के बाद, समझने के बाद ऐसे ही सॉल्व हो जाता है, ठीक है, और जो थोड़ा बहुत बचता है वो हम लोगों को रिटन रूप में लिख के करना पड़ता है। चलिए सबसे पहले आप क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। इसमें कहा जा रहा है, हम अपना क्वेश्चन पढ़ेंगे, आप लोग अपना देखेंगे। इसमें क्वेश्चन है एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 12 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ कॉनकेव मिरर, यानी कि मिरर हमारा कॉनकेव है और कॉनकेव मिरर के सामने में, कॉनकेव मिरर से 12 सेंटीमीटर दूर एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ठीक है। समझिएगा ध्यान से, यहाँ पे क्या कहा जा रहा है। यहाँ पे कहा जा रहा है कि कॉनकेव मिरर है और कॉनकेव मिरर के सामने एक हमारा ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, कितने दूरी पे, 12 सेंटीमीटर की दूरी पे दिखा हुआ है। इसका मतलब कहीं ना कहीं ये हमको स्मॉल यू बोल रहा है। क्या कोई दिक्कत इसमें, जल्दी बोलो। 12 सेंटीमीटर ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस का मतलब क्या, मतलब वो यू का बात कर रहा है। अच्छा इसमें पहले बताओ, यू हमारा 12 सेंटीमीटर है, तो क्या 12 सेंटीमीटर नेगेटिव में होगा या पॉजिटिव में होगा? नेगेटिव में होगा। क्यों? क्योंकि हमेशा हमारा ऑब्जेक्ट नेगेटिव के साइड रहता है। देखो क्वेश्चन में कहीं पे नहीं कहा कि आपको यहाँ पे नेगेटिव करना है, लेकिन आप यहाँ पे नेगेटिव क्यों लगा रहे हैं अपने मन से? क्योंकि आपने चीजों को समझा है। तो ये हमारा हो जाएगा -12 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत नहीं इसमें। चलिए यही चीज हम आपको समझाना चाहते थे। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद फिर क्वेश्चन कहा गया था and the image is formed behind the mirror at a distance of 48 सेंटीमीटर from the mirror। अब इसका जो इमेज बन रहा है वो मिरर के पीछे बन रहा है, और कितना दूर, 48 सेंटीमीटर दूर बन रहा है। इसका मतलब कहीं ना कहीं ये हमको भी बता रहा है कितना, 48 सेंटीमीटर। इमेज का दूरी है कितना, 48 सेंटीमीटर मिरर से, ठीक है। मतलब कि ये भी का वैल्यू हमको बता रहा है। तो बताइए यहाँ पे बात हुआ है कॉनकेव मिरर का, और कॉनकेव मिरर के केस में कौन से केस में इमेज हमारा मिरर के पीछे बनता था? जल्दी बताइए, सोच समझ के थोड़ा। मिरर हमारा इसमें कौन सा इस्तेमाल हुआ इस क्वेश्चन में? कॉनकेव मिरर, और इमेज हमारा इसमें बन रहा है मिरर के पीछे। तो बताइए कॉनकेव मिरर के कौन से केस में हमारा इमेज मिरर के पीछे बनता था? कौन से केस में? 6 नंबर केस में। तो 6 नंबर केस में हमारा इमेज मिरर के पीछे बनता था। इसका मतलब वो पॉजिटिव की तरफ बनता था या नेगेटिव की तरफ बनता था? जरा किस नंबर 6 अपने माइंड में लाओ जल्दी। किस तरफ बनता था? पॉजिटिव की तरफ बनता था। तो इसमें हमको कुछ करने की जरूरत है? नहीं करने की जरूरत है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद फिर क्या कहा गया था? What is the nature of the image? अच्छा नेचर आप लिखते थे ना, वर्चुअल एंड इनएक्ट, रियल एंड इन्वर्टेड, वही हमको नेचर इसमें लिखना है। लेकिन नेचर हम लोग बाद में बताते हैं, ठीक है। नेचर बाद में बताएंगे। आगे
कैलकुलेट द फोकल लेंथ ऑफ द गिवन मिरर। अब आपको इसमें इसका फोकल लेंथ पता करना है। पहला इसमें क्या पता करना है, फोकल लेंथ, और दूसरा उसके बाद नेचर। नेचर वाला जो काम है ना वो हम लोग बाद में पता करते हैं। चलिए अब यहाँ पे देखिए, आपके पास u है, आपके पास v है, और आपको निकालना है फोकल लेंथ। तो क्या यहाँ पे कुछ आप मिरर फॉर्मूला जैसा देख रहे हो क्या? 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। क्या यही हमारा मिरर फॉर्मूला है? बिल्कुल मिरर फॉर्मूला है ये हमारा। चलिए अब जरा देखिए ध्यान से, इसमें हमारा सवाल बनता कैसे है। देखिए सबसे पहले 1/v, v के जगह पे क्या लिखेंगे 48, प्लस 1/u, u के जगह पे क्या लिखेंगे -12 बराबर 1/f। आगे बढ़िए, 1/48 और प्लस माइनस क्या हो जाता है -1/12 बराबर 1/f। 48 और 12 का एलसीएम कितना होता है जल्दी बताइए? 48 ही होगा। चलिए ये हमारा हो जाएगा 1 माइनस 12 4 बराबर 1/f। कितना आ जाएगा -3/48 इज इक्वल टू 1/f। ठीक है, अब जरा देखिए ध्यान से, आपको 1/f का वैल्यू चाहिए या आपको सिंपली f चाहिए? f चाहिए, यानी कि इसको आप हम लोग पलट देंगे। इसको जब हम लोग पलटेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 48/-3 इज इक्वल टू f/1। f/1 का मतलब कुछ है? कुछ मतलब नहीं है इसका, तो आप नीचे में 1 को हटा दो। अच्छा ये हमारा माइनस नीचे में है तो कहाँ चला जाता है? ऊपर में, तो इसको ऊपर में कर दो। ठीक है, अब इसको आप -16, लेकिन -16 क्या सेंटीमीटर में सभी था, तो ये भी हमारा सेंटीमीटर इज इक्वल टू f, यानी कि फोकल लेंथ हमारा कितना आ गया -16 सेंटीमीटर। अब जरा पता कीजिए तो कॉनकेव मिरर के 6 वाले केस में क्या हमारा f का वैल्यू नेगेटिव रहता था? सही बात है, बिल्कुल सही बात है, कोई दिक्कत इसमें? तो यहाँ पे हमारा f निकल गया। अच्छा अब एक बात बताइए, इसमें दूसरा चीज पूछा गया था इसका नेचर, है ना? समझिएगा ध्यान से, इसका नेचर पूछा गया था, लेकिन इसमें सबसे बड़ा हिंट क्या दिया हुआ है? हिंट ये दिया हुआ था क्वेश्चन में कि इमेज जो हमारा बन रहा है वो मिरर के पीछे बन रहा है, और मिरर कौन सा था हमारा? कॉनकेव। तो कॉनकेव मिरर के केस में एक ही तो हमारा केस है जिसमें मिरर के पीछे हमारा इमेज बनता है, वो कौन सा केस है हमारा? 6 नंबर। और 6 नंबर में उसका नेचर कैसा था? वर्चुअल एंड इरेक्ट। वेरी गुड। तो यहाँ पे हम लोग इसका नेचर लिखेंगे, नेचर इज इक्वल टू नेचर वर्चुअल एंड इरेक्ट। बस हो गया, सवाल हमारा कंप्लीट, कोई दिक्कत इसमें? चलो सॉल्यूशन नंबर 3 हो गया। सॉल्यूशन नंबर 4 लिखिए, क्वेश्चन सॉल्यूशन 4। पहले इसका क्वेश्चन लिख लीजिए। सवाल समझ में आ रहा है कैसे बन रहा है? कोई डाउट किसी को? चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 लिखिए फटाफट। क्वेश्चन नंबर 4 रेडी? लिखिए, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ an object is placed at a distance of 30 centimeter in front of a concave mirror of focal length 10 centimeter, full stop. Calculate the distance of the image from the mirror. एक बार क्वेश्चन रिपीट कर दे रहे हैं, गलती होगा तो सुधार लीजिएगा। क्वेश्चन है हमारा, मिलाइए जल्दी मिलाइए। An object is placed at a distance of 30 centimeter in front of a concave mirror of focal length 10 centimeter, full stop. Calculate the distance of the image from the mirror. ये हमारा क्वेश्चन है, इसका सॉल्यूशन देखिए। चलिए पहले आप क्वेश्चन को पढ़िए एक बार दोबारा ध्यान से। क्वेश्चन इसमें कहा गया है, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ कॉनकेव मिरर, यानी कि मिरर हमारा कौन सा है बताइए? कॉनकेव मिरर है। कॉनकेव मिरर के सामने, यानी कि कॉनकेव मिरर से 30 सेंटीमीटर दूर
हमारा एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, इसका मतलब हमको किस चीज का वैल्यू बताएगा युवराज? u इज इक्वल टू 30 सेंटीमीटर, लेकिन क्या पॉजिटिव या नेगेटिव? नेगेटिव, वेरी गुड। और इसका फोकल लेंथ कितना दिया गया है? फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर दिया गया है। अच्छा, फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर, लेकिन पता करो कि आखिर कॉनकेव मिरर के केस में हमारा फोकल लेंथ कैसा होता था? नेगेटिव। तो ये भी हमारा किस में होगा? नेगेटिव। देखो, बिना नेगेटिव पॉजिटिव लगाए यदि सवाल बनाए तो गलत हो जाएगा, इसलिए नेगेटिव पॉजिटिव बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको निकालना क्या है? कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑफ द इमेज फ्रॉम द मिरर, यानी कि डिस्टेंस निकालना है किसका? इमेज का। इसका मतलब सिंपली ये हमसे भी पूछ रहा है, कोई दिक्कत इसमें? चलिए अब इसको आप बनाइए। हैंड्स हम लोग जानते हैं मिरर फॉर्मूला क्या होता है, 1/b प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f, यही हमारा मिरर फॉर्मूला है। चलिए अब इसी के ऊपर आप वैल्यू पुट करेंगे। 1/b प्लस 1/u के जगह पे क्या लिख दें? -30 बराबर 1/f के जगह पे -10। चलिए अब एक काम कीजिए, आप 1/b को इधर रहने दीजिए। चलो पहले यहाँ पे सॉल्व भी कर लो। प्लस माइनस माइनस इज इक्वल टू -1/10, माइनस ऊपर भेज दिए। 1/b इक्वल्स टू -1/10, ये हमारा माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। 1/b 10 और 30 का एलसीएम बताइए जल्दी फटाक से। 30 आएगा, तो ये हमारा -3 प्लस 1, क्या कोई दिक्कत है? कितना आएगा? -2/30। अब हमको बताइए, हमको 1/b का वैल्यू चाहिए या सिंपली b का वैल्यू चाहिए? केवल b का चाहिए, इसको उलट देंगे तो ये हमारा हो जाएगा b इज इक्वल्स टू -30/2, यानी कि b इज इक्वल्स टू -15 सेंटीमीटर, और ये हो गया हमारा आंसर। क्या ये भी यही चीज आप लोगों का आया है? -15 आया आप लोगों का? चलिए बस हो गया, आगे बढ़ा जाए। बस हो गया इसमें। क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 लिखिए। सॉल्यूशन नंबर 5 क्वेश्चन बोले। अच्छा, यहाँ जो भी का वैल्यू -15 सेंटीमीटर आया है, इसका मतलब ये क्या बता रहा है? ये बता रहा है कि कॉनकेव मिरर से 15 सेंटीमीटर दूर इमेज हमारा बनेगा, लेकिन किधर की ओर? पॉजिटिव की तरफ या नेगेटिव की तरफ? नेगेटिव की तरफ। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। क्वेश्चन नंबर 5 लिखिए। बोले, बोला जाए? क्वेश्चन नंबर 5 लिखिए। क्वेश्चन नंबर 5, रेडी। An object is 5 centimeter in size. An object is 5 centimeter in size, comma, is placed at 12 centimeter in front of a concave mirror, of radius of curvature 20 centimeter, full stop, at what distance from the mirror should a screen be placed in order to obtain a sharp image, क्वेश्चन मार्क देंगे, क्वेश्चन मार्क, और फिर उसी में लिखेंगे क्वेश्चन मार्क के बाद फाइंड द नेचर एंड साइज ऑफ द इमेज, फुल स्टॉप। हो गया? बनाया जाए?
चलिए अब पहले सवाल को आप दोबारा पढ़िए, इसको कनेक्ट कीजिए, सवाल को पढ़ के दोबारा इसको कनेक्ट कीजिए, आखिर पहले पता कीजिए कि इसमें किस किस चीज का वैल्यू हमको दिया गया है। सबसे पहले आप मेरे बातों को ध्यान से सुनिए। इसमें कहा गया है एन ऑब्जेक्ट इज 5 सेंटीमीटर इन साइज। अच्छा, ऑब्जेक्ट का समझिए ध्यान से, यहाँ पे ऑब्जेक्ट का साइज दिया हुआ है, इसका मतलब कहीं ना कहीं ऑब्जेक्ट का हाइट दिया हुआ है, और ऑब्जेक्ट के हाइट को हम लोग किससे नोट करते हैं? केवल एच से, केवल एच से, यानी कि एच का वैल्यू हमको यहाँ पे 5 सेंटीमीटर दिया गया है। क्या कोई दिक्कत इसमें? चलिए आगे बढ़ते हैं फिर, यानी कि एच का वैल्यू हमको 5 सेंटीमीटर इसमें दिया गया है। आगे बढ़िए फिर, उसके बाद हाँ, इज प्लेस्ड एट 12 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ कॉनकेव मिरर। और ये जो 5 सेंटीमीटर जो हाइट है हमारा ऑब्जेक्ट का, ये कॉनकेव मिरर से कितना दूर रखा गया है? 12 सेंटीमीटर दूर रखा गया, और उसके सामने है बेसिकली। तो ये कहीं ना कहीं हमको किसका वैल्यू दिया गया है? u इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। क्या सही है? क्या सही है वो? नहीं, माइनस में होगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट हमेशा हमारा नेगेटिव की साइड और होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। उसके बाद क्या कहा गया था फिर? ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर 20 सेंटीमीटर, और इसमें रेडियस ऑफ कर्वेचर भी 20 सेंटीमीटर दिया गया है। तो क्या ये भी सही है क्या? पता करो, कॉनकेव मिरर के केस में रेडियस ऑफ कर्वेचर पॉजिटिव होता था या नेगेटिव होता था? नेगेटिव। तो ये भी हमारा नेगेटिव में हो जाएगा। देख रहे हो पॉजिटिव और नेगेटिव का कितना बड़ा रोल है इसमें। इसीलिए जानबूझ के हमने जब हमने आपको केस पढ़ाया कॉनकेव मिरर का या फिर लेंस में, हर बार हमने आपको यू, वी, एफ और आर का वैल्यू बताया, नेगेटिव होगा या पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा या पॉजिटिव होगा। हालांकि वहां पे वो चीज़ नहीं बताया जाता है, लेकिन हम जानबूझ के बताए थे। क्यों मालूम है? क्योंकि पढ़ाते पढ़ाते ना ये हैबिट हो जाता है और समझ में आ जाता है कि बच्चों को कहाँ पे दिक्कत आने वाला है। जैसे मान लीजिए यदि आपको हम अभी यू, वी, एफ और आर का मतलब नेगेटिव पॉजिटिव नहीं बताते, तो क्या अभी आप बता सकते थे कि सर रेडियस ऑफ कर्वेचर से क्या होगा? नहीं बता सकते थे, इसीलिए ये जरूरी था। ठीक है, चलिए रेडियस ऑफ कर्वेचर भी हमारा किस में होगा? नेगेटिव में होगा। आगे फिर बढ़ते हैं, और क्या कहा गया देखिए, एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर शुड अ स्क्रीन बी प्लेस्ड इन ऑर्डर टू ऑब्टेन अ शार्प इमेज। देखो कितना घुमा के शब्द कहा गया इसमें कहा गया है कि मिरर से कितना दूर एक स्क्रीन को रखा जाए ताकि उसी स्क्रीन पे हमारा ऑब्जेक्ट क्या बन जाए? इमेज बन जाए। अच्छा एक बात बताओ, जहां पे स्क्रीन होगा वहीं पे इमेज बनेगा ना? इसका मतलब इनडायरेक्टली हमसे ये क्या पूछना चाह रहा है? जल्दी बोलो, v का वैल्यू पूछना चाह रहा है ये इनडायरेक्टली। नहीं समझे क्वेश्चन को? देखो क्वेश्चन क्या कहा गया था? क्वेश्चन कहा गया था एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर शुड अ स्क्रीन बी प्लेस्ड इन ऑर्डर टू ऑब्टेन अ शार्प इमेज। मतलब कि मिरर से कितना दूर एक स्क्रीन को रखा जाए ताकि उस स्क्रीन पे उस ऑब्जेक्ट का एक अच्छा सा इमेज बन जाए। तो ऑब्वियस सी बात है, जहां पे स्क्रीन होगा वहीं पे इमेज होगा, यानी कि कहीं ना कहीं वो v का वैल्यू पूछ रहा है। देख रहे हो सवाल कैसे घुमा रहा है। खैर आगे बढ़ते हैं। उसके बाद फिर क्या कहा गया? फाइंड द नेचर एंड साइज ऑफ द इमेज। नेचर तो हम लोग ऐसे बाद में बता देते हैं, और इसमें साइज पूछा गया किसका? इमेज का, यानी कि किसका वैल्यू? एच डैश का। एक चीज, दो चीज, और लास्ट में हमको इसका निकालना पड़ता है नेचर। तो नेचर तो हम लोग बाद में बताते हैं, नेचर को लिखने की जरूरत नहीं पड़ती, वो बाद में हम लोग ऐसे बता देते हैं। चलिए सबसे पहले आप हमको यहाँ पे एक बात बताइए, ये सवाल थोड़ा सा ट्रिकी है, आप लोगों से हम पूछना चाहेंगे। ठीक है, देखो आपके पास h दिया गया है, यानी कि ऑब्जेक्ट का हाइट दिया गया है, आपके पास u दिया गया है, आपके पास r दिया गया है, आपसे v और h डैश पूछा जा रहा है। तो आपके पास बेसिकली 1, 2, 3 चीज दिया गया है। ठीक है, इन तीनों चीज का इस्तेमाल करके हम लोग किस तरीके से v या फिर h निकाल सकते हैं, जरा सोचिए इसके बारे में। और सबसे बड़ा हिंट उसी में दिया गया है। क्या कर सकते हैं हम लोग इसमें, जरा बताइए तो। अच्छा चलो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे? v निकालेंगे, और v निकालने के लिए हमको तो u भी चाहिए, f भी चाहिए। तो u तो है, f नहीं है, तो क्या करेंगे उसके लिए? f निकाल सकते हैं 20 का r का हाफ। हाँ, इसमें सबसे बड़ा हिंट ये दिया गया है कि रेडियस ऑफ कर्वेचर दे दिया गया है, और रेडियस ऑफ कर्वेचर से हमारा फोकल लेंथ निकल जाएगा। फॉर्मूला r = 2f वाला कहाँ से मालूम चला? यहाँ से मालूम चला, देख लो, है ना। चलिए अब इसका सॉल्यूशन देखिए, बहुत अच्छा दिमाग लगाया आप लोगों ने। हैंस r = 2f होता है, ये हमको मालूम है ना। देखिए r = 2f होता है, तो r का वैल्यू क्या दिया हुआ है इसमें? -20 = 2 × f, -20/2 = f,
यानी कि -10 इज इक्वल्स टू एफ। फोकल लेंथ -10 आ गया। अब आपके पास फोकल लेंथ भी है, यू भी है, क्या अब मिरर फॉर्मूला लगा के भी नहीं निकल जाएगा? बिल्कुल निकल जाएगा। चलिए आगे, हैंस 1/v प्लस 1/u इज इक्वल्स टू 1/f, ये हमारा मिरर फॉर्मूला है। चलो, तो अब आपको भी निकालना है और आपके पास f मालूम हो चुका है और आपके पास u भी पहले से है, तो अब आप भी निकालिए। चलिए देखिए जरा ध्यान से, 1/v प्लस 1/u का वैल्यू कितना था? -12 बराबर 1/f का वैल्यू अभी आपने कितना निकाला? -10। 1/v प्लस माइनस 1/12 बराबर -1/10। 1/v इज इक्वल्स टू -1/10, ये माइनस में उधर जाएगा तो +1/12। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। चलिए 10 और 12 का एलसीएम बताइए। 10, 12, कर लो, छोटा मोटा चीज में 120। छोटा मोटा चीज में ट्रिक मत लगाओ क्योंकि गलती होता है। तो 10 और 12 का कितना देर लगेगा करने में? कर लो ना, क्या फर्क पड़ता है? क्योंकि शॉर्टकट के चक्कर में ना कभी कभी हड़बड़ी में गलत भी हो जाता है, इसलिए जहाँ पे थोड़ा सा पटांग चीज दिख जाए, छोटा चीज है, ट्रिकी है, कर लो। 2 मिनट समय ज़्यादा लगेगा चलेगा, लेकिन सवाल गलत नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलिए 2 से करेंगे तो 5 और 2 से करेंगे तो 6। अब तो ऐसे कर लो, 6 पंजे 30 और 30 गुने 2 कितना? 60। तो इसका आ गया हमारे पास 60। तो ये कितना हो जाएगा? -6 प्लस 5, क्या सही है? -6 12 पंचे 60, हाँ सही है। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। अब यहाँ पे आइए, उसके बाद यहाँ पे आ जाइए, 1/v इज इक्वल्स टू -1/60। हमको किसका वैल्यू चाहिए? केवल v का ना, इसको पलट दो, क्या हो जाएगा? -60/1, तो माइनस नीचे 1 का तो कोई मतलब है नहीं, तो v इज इक्वल्स टू -60 सेंटीमीटर। ये हो गया हमारा v का वैल्यू। हाँ, इसमें v निकल गया हमारा। अब h डैश निकालना है। चलिए, हाँ, हैंड्स एम, हाँ यहीं पे देखो, एक ही सवाल में मिरर फॉर्मूला भी आ गया और अब मैग्निफिकेशन भी हमारा आएगा। ठीक है, m इज इक्वल्स टू h डैश बाई h इज इक्वल्स टू -v/u, ये होता है हमारा मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला। अच्छा, आपके मन में सवाल आना चाहिए कि सर सुन ध्यान से, आपके मन में सवाल ये आना चाहिए था कि सर जब हमको यहाँ पे भी मालूम हो चुका है, u भी हमारे पास पहले से दिया गया है, तो क्या हम लोग केवल ये वाला लिख के नहीं निकाल सकते मैग्निफिकेशन? ये वाला लिखने की क्या जरूरत है? ये वाला लिखने की जरूरत है, बोलो क्यों? क्योंकि h दिया हुआ है। कोई दिक्कत इसमें? चलो आगे बढ़ते हैं, फिर इसी के ऊपर आप वैल्यू पुट कर दीजिए, बस बन गया हमारा। वैल्यू पुट करेंगे तो कितना आएगा? h डैश, h दिया, h डैश वही तो निकालना है, h का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 5 बराबर माइनस v का वैल्यू कितना निकाला आपने? -60 बाई u कितना दिया हुआ है? -12। चलिए आगे बढ़िए, फिर h डैश बाई 5 और ये क्या हो जाएगा हमारा? माइनस माइनस प्लस, यानी कि 60 बाई -12। एक काम करो, माइनस के ऊपर भेज दो यहीं पे, तो -60/12 हो गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर अब यहाँ पे हमको दिख रहा है, नहीं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, तो h डैश इंटू 12 इक्वल्स टू -60 इंटू 5। चलिए आगे बढ़िए, h डैश इज इक्वल्स टू -60 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 12। क्या कोई दिक्कत यहाँ तक समझने में? नहीं ना? चलिए आगे बढ़िए। अब तो ये हमारा कट जाएगा। 12 से 60 कितने बार में? 5 बार में। तो अब हमारे पास आ जाएगा h डैश का वैल्यू कितना? -25 क्या सेंटीमीटर। हो गया, बस यही था हमारा आंसर। कोई दिक्कत? क्या सवाल समझ में आ रहा है कैसे क्या बन रहा है? आसान है या हार्ड है, जरा बताइए तो, कैसा है, आसान या हार्ड?
नहीं, 5वां थोड़ा सा दिमाग खराब हो गया क्योंकि उसमें थोड़ा सा अलग चीज था, है ना। चलिए, अच्छा अब एक बात यहाँ पे हम आपसे पूछना चाहेंगे क्वेश्चन। यहाँ पे एच का वैल्यू हमारा पॉजिटिव में था, एच डैश का वैल्यू हमारा नेगेटिव में आया, क्यों? रीजन बताओ। हम ये रीजन बताए थे, उसका इमेज जो है वो नीचे फॉर्म हो रहा था, बिल्कुल। इसलिए नेगेटिव। ऑब्जेक्ट का हाइट पॉजिटिव में, इसका मतलब वो हमेशा किधर रहता है, इसे ऊपर की ओर, यानी कि वाई एक्सिस की ओर, और वाई एक्सिस की ओर हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव। और इमेज हमारा किधर बनता है, नीचे बन रहा है। कौन सा मिरर है, कॉनकेव मिरर, तो नीचे बनेगा हमारा। और नीचे हमारा क्या होता है, वाई डैश वाला, याद करो, तो नीचे हमारा नेगेटिव होता है, इसलिए हमारा हाइट आया नेगेटिव में। कोई दिक्कत इसमें? चलिए, अब हाँ ये मिटा दिया जाए। ऑनलाइन वाले बच्चे किसमें, अच्छा सॉरी इसमें नेचर भी पूछा गया था, एक मिनट, नेचर भी पूछा गया था ना, एंड फाइंड द नेचर। अच्छा हाँ नेचर, चलो ठीक है बताते हैं, देखिए ध्यान से। मिरर कौन सा इस्तेमाल हुआ था पहले ये बताइए, कॉनकेव। और कॉनकेव मिरर में केवल छठवें वाले केस को छोड़ के सारे केस में हमारा नेचर कैसा होता है, रियल एंड इन्वर्टेड। क्या ये छठवा वाला केस है क्या? नहीं है। कहीं क्यों नहीं है, क्यों नहीं है, कैसे मत पता चला हमको? क्योंकि उसका जो इमेज फॉर्म होता है वो ऊपर की तरफ फॉर्म होता है, उसका एच डैश का वैल्यू पॉजिटिव आता है, और मिरर के पीछे ही फॉर्म होता है। बिल्कुल, यहाँ पे हम लोग दो तरीके से पता कर सकते हैं इसको। यदि कोई बोल दे कि देखो इसका ना नेचर बताओ, तो सबसे पहले आप ये पता करो कि मिरर कौन सा है। सबसे पहले आपको मालूम चल गया कि मिरर हमारा क्या है, कॉनकेव है। और कॉनकेव मिरर में 1 से लेकर 5 तक के केस में हमारा जो नेचर होता है वो रियल एंड इन्वर्टेड होता है। छठवें वाले केस में हमारा वर्चुअल एंड इरेक्ट होता है। तो ये छठवा वाला केस क्यों नहीं होगा, रीजन आप ये बताएंगे कि यदि छठवा वाला केस होता तो भी का वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं आता, कैसा आता, पॉजिटिव आता। क्यों? क्योंकि इमेज हमारा किधर बनता है, मिरर के पीछे बनता है। तो ये हमारा छठवा वाला केस नहीं है, बल्कि 1 से लेकर 5 तक के केस में कोई भी हो सकता है। तो डायरेक्ट इसका नेचर क्या होगा, हाँ यहाँ पे नीचे में आप लिख दीजिएगा, मेरे पास स्पेस तो नहीं है, चलो यहाँ पे लिख देते हैं। इसके बाद यहाँ पे नेचर, वर्चुअल इनडायरेक्ट कौन बोला, रियल एंड इन्वर्टेड ना, रियल एंड इन्वर्टेड होगा। अरे वर्चुअल एंड इरेक्ट तो केवल छठवें वाले केस में होता है ना, हाँ छठवा वाला केस तो ये नजर नहीं आ रहा है हमको, ठीक है। चलो तो ये हो गया हमारा नेचर रियल एंड इन्वर्टेड। चलिए ऑनलाइन वाले बच्चे इसका आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ क्या पूछना है, एच डैश माइनस ये वाला, ये माइनस माइनस प्लस, हाँ लेकिन ये नीचे वाला माइनस ऊपर चला गया है, ठीक है। चलो इसको मिटा दें। क्वेश्चन नंबर 6 लिखिए, क्वेश्चन नंबर 6। तो यहाँ पे अब तक तो आपको समझ में आ गया होगा कि रे डायग्राम का कितना ज़्यादा इस्तेमाल है इसमें। बिल्कुल, बोर्ड्स में यदि रे डायग्राम पढ़ के नहीं गए तो फिर बहुत बुरा हाल होने वाला है। इसीलिए हम कह रहे थे कि यदि आपने रिवाइज नहीं किया है तो एक दिन का टाइम ले लीजिए, रिवाइज दोबारा कर लीजिए, क्या फ़र्क पड़ता है इसमें, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 लिखिए, क्वेश्चन नंबर 6 रेडी, लिखिए। एन ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर इन साइज, एन ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर इन साइज is placed 30 centimeter, is placed 30 centimeter in front of a concave mirror, in front of a concave mirror, concave mirror of focal length 15 centimeter, of focal length
15 सेंटीमीटर, फुल स्टॉप। फुल स्टॉप। फाइंड द पोजीशन 15 15 फुल स्टॉप। फाइंड द पोजीशन कॉमा, फाइंड द पोजीशन के बाद कॉमा, साइज एंड नेचर ऑफ द इमेज फॉर्म्ड, एंड नेचर ऑफ द इमेज फॉर्म्ड, फुल स्टॉप। ड्रॉ अ रे डायग्राम, ड्रॉ अ रे डायग्राम, ड्रॉ अ रे डायग्राम टू शो द इमेज फॉर्मेशन, टू शो द इमेज फॉर्मेशन। देखो इस क्वेश्चन में न्यूमेरिकल्स के साथ साथ इसमें रे डायग्राम भी आ गया, और इसका डेट बता देते हैं कब पूछा गया सीबीएसई में। ये सवाल पूछा गया है सीबीएसई में 2008 में। 2008 का सवाल आप लोग अभी बना रहे हो, सोचो। देखते हैं कि कितना महत्वपूर्ण सवाल सीबीएसई देता है। यानी कि ये इसमें न्यूमेरिकल्स भी है और रे डायग्राम भी है, और यदि आप बगल में लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिए सीबीएसई ये 2008 में सवाल पूछा है। इसीलिए हमने कहा था कि 80% इसमें क्वेश्चन हम वैसे देंगे जो कि सीबीएसई के द्वारा पूछा गया है। हालांकि अभी जो यहाँ पे आप 5 सवाल बनाए हैं ना, 5 सवाल, इसमें से भी हमारा कुछ सवाल सीबीएसई का था, लेकिन कौन सा था नहीं बताएंगे, क्योंकि यदि बता देंगे तो फिर आप लोगों का जो है ना कॉन्फिडेंस बहुत ऊपर हो जाएगा, और कॉन्फिडेंस ऊपर होने के कारण सवाल गलत बन जाएगा कि वाह हमसे बन जा रहा है, अब तो सारा बन जाएगा। हाँ, जब पूरा बता देंगे ना तब बता देंगे कि कौन कौन सा सवाल सीबीएसई का था। ठीक है, चलिए, तो ये सीबीएसई में 2008 में पूछा गया है, बनाया जाए। देखते हैं कि आखिर सीबीएसई का सवाल कैसा पूछता है। ठीक है, क्या लेवल रहता है इसका, देखते हैं हम लोग इसका सवाल इसके सवाल को बना पाते हैं कि नहीं। देखते हैं आखिर हम लोगों में दम है कि नहीं, देखा जाए। सॉल्यूशन नंबर कौन सा हमारा है? 6। चलिए देखते हैं आखिर सीबीएसई के द्वारा जो सवाल दिया जाता है वो बन पाता है कि नहीं। सबसे पहले मेरे बातों को आप ध्यान से समझिए। इसमें कहा गया है एकदम लाइन को ब्रेक कर करके समझना, ठीक है। हाँ, ये सवाल यदि बन गया तो सीबीएसई का औकात भी पता चल जाएगा हम लोगों को, है ना, कि सीबीएसई आखिर सवाल देता कैसा है। चलो देखा जाए। इसमें कहा गया है एन ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर इन साइज। ऑब्जेक्ट का साइज 5 सेंटीमीटर है, इसका मतलब ऑब्जेक्ट का हाइट 5 सेंटीमीटर है। इसका मतलब किसका वैल्यू दिया गया है, जल्दी बोलो। एच का वैल्यू दिया गया है 5 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत इसमें? अच्छा, हाइट हमेशा हमारा पॉजिटिव में क्यों होता है? क्योंकि वो एक्स एक्सिस के ऊपर की ओर होता है। याद कीजिए, हमने बताया था आपको मैग्निफिकेशन में। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर आगे उसके बाद फिर इज प्लेस्ड 30 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर है और कॉनकेव मिरर से 30 सेंटीमीटर उसके सामने रखा गया है ऑब्जेक्ट को। यानी कि ये किसका वैल्यू दिया गया है? ये u इज इक्वल्स टू 30 सेंटीमीटर, लेकिन कैसा, नेगेटिव या पॉजिटिव? नेगेटिव। चलो यहाँ तक तो हम लोग बना लिए, आगे बढ़ते हैं। और फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ इसका 15 सेंटीमीटर दिया गया है, लेकिन कैसा, नेगेटिव या पॉजिटिव? नेगेटिव होता है, कोई दिक्कत नहीं इसमें। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ये नेगेटिव पॉजिटिव हम कहाँ से लिख दे रहे हैं, अपने मन से नहीं, ये सब का सब रे डायग्राम में हमने बताया था आपको। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर और क्या कहा गया है? फाइंड द पोजीशन, साइज एंड नेचर ऑफ द इमेज फॉर्म्ड। नेचर तो हम लोग बाद में बताते हैं, नेचर तो हम लोग सबसे लास्ट में बताते हैं, लेकिन यहाँ पे इमेज का पोजीशन पूछा जा रहा है। अच्छा, इमेज का पोजीशन पूछा जा रहा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं क्या पूछ रहा है? भी। ये भी पूछ रहा है। इमेज का पोजीशन का मतलब क्या? भी। सिंपली ये हमसे भी पूछ रहा है, और इसमें क्या पूछा गया? पोजीशन, साइज एंड नेचर। साइज ही पूछ रहा है, इमेज का साइज। अच्छा, इमेज का साइज पूछ रहा है, इसका मतलब ये हमसे एच डैश पूछना चाह रहा है कि नहीं? चलो फिर आगे देखते हैं क्या कहा गया। हाँ, उसके बाद तो रे डायग्राम बनाने के लिए कहा गया है, लेकिन यहाँ तक हमको सबसे पहले भी और एच तो पता हो जाए। चलिए, अच्छा एक बात जरा देखो यहाँ पे ध्यान से समझिएगा, ध्यान से। इसमें क्या कहा गया? इसमें आपके पास u है, f है, भी पता करना है, तो सिंपली हम लोग इसमें क्या, कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? मिरर फॉर्मूला। चलिए आप लगाइए यहाँ पे मिरर फॉर्मूला। हैंस 1/v प्लस 1/u इज इक्वल्स टू 1/f। ये हमारा मिरर फॉर्मूला होता है, ये हम लोग जानते हैं। चलिए
ध्यान से देखिए, ये सवाल बहुत ट्रिकी होने वाला है क्योंकि सीबीएसई के द्वारा पूछा गया है। 1/v प्लस 1/u का वैल्यू कितना लिखेंगे? -30 बराबर 1/f का वैल्यू कितना लिखेंगे? -15। 1/v प्लस माइनस -1/30 बराबर -1/15। 1/v इक्वल्स टू -1/15, ये हमारा माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। चलिए 1/v इज इक्वल्स टू, इन दोनों का एलसीएम कितना? 30 आएगा, 30 आ गया। -2 + 1 सही है, हाँ बिल्कुल सही है। आगे बढ़िए, 1/v इज इक्वल्स टू -1/30। सिंपली आपको v निकालना है तो क्या करेंगे? इसको उल्टा कर देंगे, तो इसको भी उल्टा करना पड़ेगा। v इज इक्वल्स टू -30 क्या? सेंटीमीटर। तो हमारा v निकल गया, v निकल गया, पहला काम हमारा कंप्लीट। ठीक है, आगे क्या पूछा गया था? h डैश पूछा गया था। तो अब हमको इसमें कौन सा फॉर्मूला लगाना पड़ेगा? मैग्निफिकेशन वाला। तो हैंस m इज इक्वल्स टू h डैश बाई h इज इक्वल्स टू -v/u। चलिए, यही होता है हमारा मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला। इसमें आपको निकालना है h डैश, यानी कि हाइट निकालना है, किसका? इमेज का निकालना है हाइट। चलिए अब जरा हमको एक बात बताइए, ये वाला वैल्यू हमको निकालना है, क्या ये दिया गया है? क्या बिल्कुल दिया गया है 5 सेंटीमीटर। क्या आपने v का वैल्यू निकाला? अभी आपने बिल्कुल निकाला, -30 सेंटीमीटर, और u तो पहले से दिया गया है -30। ठीक है, चलो अब इसके ऊपर आप वैल्यू को पुट करो। h डैश बाई h कितना है? 5 बराबर माइनस v आपने कितना निकाला? -30, यानी कि -30 बाई u कितना दिया गया है? -30। इसको आप सॉल्व कीजिए। h डैश बाई 5 इज इक्वल टू माइनस +30 बाई -30, तो ये माइनस को ऊपर भेज दो, कोई दिक्कत इसमें? चलिए अब इसको आप थोड़ा सा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लो। तो h डैश इंटू 30 इज इक्वल टू -30 इंटू 5। h डैश इज इक्वल टू -30 इंटू 5/30। इसमें सिंपली आपको दिख रहा होगा, ये से ये हमारा कैंसिल हो गया। h डैश इज इक्वल टू -5 क्या? सेंटीमीटर। चलिए अब जरा, हाँ इसमें हमसे दो चीज़ पूछा गया था। एक हमसे पूछा गया v और h, तो v भी हमने निकाल दिया और h भी हमने निकाल दिया। उसके बाद फिर नेचर पूछा था ना। चलिए अब जरा बताइए, तो ध्यान से समझिएगा, मिरर कौन सा है? सबसे पहले बताइए, मिरर हमारा कॉनकेव है। ठीक है, तो इसमें हमारा नेचर कैसा वाला होगा? रियल और इन्वर्टेड होगा। कैसे पता चला आपको? क्योंकि v का वैल्यू हमारा इसमें कहाँ गया? माइनस में। और यदि v का वैल्यू प्लस में आता है, इसका मतलब वो कॉनकेव का 6th वाले केस का बात कर रहा होता, क्योंकि कॉनकेव में केवल 6वें वाले केस में ही v का वैल्यू क्या होता है? पॉजिटिव होता है, लेकिन यहाँ पे तो नेगेटिव है। इट मीन्स नेचर कैसा होगा? रियल एंड इन्वर्टेड होगा। हैंस सॉरी, नेचर यहाँ पे डायरेक्ट लिखो, नेचर रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड। ठीक है, चलिए यहां तक हमारा काम कंप्लीट होगा। अब इसका रे डायग्राम पूछा गया है। एक बात बताइए, सुनिए पहले मेरे बातों को ध्यान से, हम नहीं बताएंगे, ठीक है? आप लोग जरा सोच के बताइए, आपके पास 4-5 वैल्यू दिया गया, ठीक है? पहले बताइए, सुनिए पहले मेरे हिंट को सुनिए। h है, u है, f है, आपने v भी निकाल लिया और आपने h डैश भी निकाल लिया, यानी कि 1 2 3 4 5 चीज आपके पास है। इन पांचों चीजों को देखते हुए बताइए कि ये हमारा कॉनकेव मिरर में कौन सा केस है? थर्ड केस है। तो ये जो आप सेंटीमीटर फोकल लेंथ दिया हुआ था, उसका दोगुना करने सेटअप कर्वेचर को मतलब ऑब्जेक्ट रखा हुआ था, तो सेटअप कर्वेचर इसको अरे से अच्छा, इसको और आसान तरीके से कैसे बताओगे इसको? बिल्कुल, इमेज और ऑब्जेक्ट का जो हाइट है बिल्कुल सेम है। देखो, ऑब्जेक्ट का हाइट 5 सेंटीमीटर, इमेज का हाइट भी हमारा 5 सेंटीमीटर, लेकिन ये नेगेटिव में क्यों? क्योंकि नीचे बनता है। तो जब इमेज का हाइट और ऑब्जेक्ट का हाइट सेम है, इसका मतलब कॉनकेव का ये थर्ड वाला केस का बात कर रहा है, क्योंकि कॉनकेव में तीसरा वाला ही केस ऐसा होता है जिसमें ऑब्जेक्ट और इमेज का हाइट दोनों का सेम होता है। इसका मतलब ये कॉनकेव का केस नंबर 3 बात कर रहा है।
चलिए केस नंबर 3 का हम लोग इसका रे डायग्राम बना देते हैं, ठीक है। कॉनकेव का केस नंबर 3 कहाँ पे बना दें? चलो यहीं पे बना देते हैं। ऐसा हमारा था कॉनकेव मिरर। चलो बताओ ये क्या था इसका? ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस था। इसका कुछ हम लोग नामकरण कर देते हैं। ये वाला पॉइंट क्या कहलाता था, जल्दी बोलो? पोल। और चलिए मान लीजिए कि यहाँ पे इसका क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर, और यहाँ पे इसका फोकस। अब चूंकि आपको मालूम चल गया केस नंबर 3 है, तो कहाँ पे रखेंगे? सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ऑब्जेक्ट को रखेंगे। तो यहाँ पे आप ऑब्जेक्ट को रख दो। चलो अच्छा, अब जरा बताओ तो इसमें हमारा 2 रे जाता था। कहाँ से कहाँ रे जाता था? सबसे पहला वाला बताओ। हाँ, पहले यहाँ से कहाँ? यहाँ से इससे टकराता था। टकराने के बाद वो किससे पास होता था? फोकस से पास होता था। और दूसरा डायरेक्ट फोकस से जाता था और वो पैरेलल हो जाता था, ठीक है। चलिए वो बना लीजिए। यहाँ पे गया, यहाँ पे टकराया, और टकराने के बाद ये हमारा पहला रे आ गया हमारा, और दूसरा रे डायरेक्ट कहाँ से जाता था? फोकस से। और जाने के बाद वो क्या हो जाता था? पैरेलल, है ना। चलिए ये हमारा हो गया। तो कहाँ पे बन रहा है हमारा इमेज? यहाँ पे बन रहा है। हो गया, बस यही चीज तो था इसमें हमारा। अब इसमें इसका पोजीशन, नेचर, ये सब तो लिखने के लिए कहा नहीं गया है, बस इतना आप बना दीजिए, आपका काम खत्म हो गया। कोई दिक्कत इसमें? और इस प्रकार का सवाल जो है ना सीबीएसई लगभग हर साल पूछता है, जिसमें दोनों चीज शामिल हो, न्यूमेरिकल्स भी और उसका रे डायग्राम भी। 5 नंबर में आता है ये 5 नंबर में क्वेश्चन आता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ा जाए। ये कॉनकेव मिरर का था, कॉन्वेक्स का भी पूछ सकता है। अच्छा अभी तक हम लोग कॉनकेव कॉनकेव बना रहे हैं ना बस। चलो एक क्वेश्चन आप लिखिए। क्वेश्चन नंबर 6 हो गया, क्वेश्चन नंबर 7 लिखिए। सॉल्यूशन 7 बोले। क्वेश्चन नंबर 7 लिखिए। अ लीनियर ऑब्जेक्ट of size 5 centimeter is placed in front of a convex mirror of focal length 20 centimeter at a distance of 20 centimeter in front of its reflecting surface, full stop, find the position, comma, nature and size of the image formed, फुल स्टॉप। चलिए पहले क्वेश्चन को समझा जाए। इसमें कहा गया अ लीनियर ऑब्जेक्ट का मतलब, अच्छा यहाँ पे ना बच्चा कंफ्यूज हो जाता है। एक नया वर्ड देख लिया, वो कौन सा? लीनियर। कुछ मतलब नहीं है, वो आपको भटकाने के लिए दिया गया है बस। ऑब्जेक्ट कैसा होता है? जैसा सिंपली खड़ा रहता है वैसा। लीनियर का मतलब क्या यहाँ पे होता है? बिल्कुल सीधा सा, सिंपली आप उसको समझिए। तो लीनियर वर्ड यहाँ पे एक नया सा ऐड कर दिया, इसका मतलब घबराने लग जाना ऐसा नहीं, वो बेसिकली आपको कंफ्यूज करने के लिए देता है।
ऑब्जेक्ट दिया हुआ है, सिंपल सा मतलब समझो ऑब्जेक्ट है बस। लीनियर अपीनियर क्या है, कुछ नहीं है, सिंपल ये ऑब्जेक्ट है। ठीक है, आगे बढ़िए। अच्छा यहाँ पे अ लीनियर ऑब्जेक्ट ऑफ साइज 5 सेंटीमीटर, यानी कि ऑब्जेक्ट का साइज यानी कि उसका हाइट 5 सेंटीमीटर दिया गया। इसका मतलब किसका वैल्यू दिया, जल्दी बोलो। एच का वैल्यू दिया गया कितना, 5 सेंटीमीटर। आगे पढ़ते हैं फिर। इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ अ कॉन्वेक्स मिरर। अच्छा, मिरर हमारा है कॉन्वेक्स, तो नेचर तो आप ऐसे ही बता सकते हो, क्योंकि दोनों में हमारा नेचर कैसा होता है, वर्चुअल इरेक्ट, वर्चुअल इरेक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। तो इन इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ अ कॉन्वेक्स मिरर ऑफ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर। यहाँ पे फोकल लेंथ जो इसका दिया गया है वो 20 सेंटीमीटर दिया गया। तो जरा बताओ, कॉन्वेक्स मिरर में फोकल लेंथ हमारा पॉजिटिव होता था या नेगेटिव होता था, पॉजिटिव। कोई दिक्कत इसमें, तो इसमें साइन देने की जरूरत नहीं है, वो तो बेसिकली इसे पॉजिटिव है। आगे बढ़िए फिर। एट अ डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ इट्स रिफ्लेक्टिंग सरफेस, यानी कि जो ऑब्जेक्ट हमारा है वो 20 सेंटीमीटर दूर है रिफ्लेक्टिंग सरफेस यानी कि कॉन्वेक्स मिरर से। इसका मतलब किसका वैल्यू, यू का वैल्यू कितना दिया है, 20 सेंटीमीटर। लेकिन यू तो हमारा माइनस होता है, हमेशा माइनस होगा। आगे बढ़ते हैं फिर। फाइंड द पोजीशन। अच्छा, पोजीशन, नेचर एंड साइज ऑफ द इमेज फॉर्म्ड। नेचर तो हम लोग ऐसे बता दिए, क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर है मतलब वर्चुअल और इरेक्ट होगा हमारा। ठीक है, अब इसमें पोजीशन और साइज पूछा गया है। पोजीशन मतलब क्या पूछा गया, जरा बताना। यानी कि भी पूछा गया, और साइज का मतलब एच डैश पूछा गया है, और नेचर तो हम लोग ऐसे बता देंगे अब। ठीक है, चलिए निकाला जाए इसका। सबसे पहले यहाँ पे देखिए ध्यान से, आपके पास u है, आपके पास f है, इसका मतलब भी हमारा निकल जाएगा मिरर फॉर्मूला से। चलिए तो यहाँ पे लिखेंगे आप लोग, हैंस 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। 1/v प्लस 1/u का वैल्यू कितना है, -20, बराबर 1/f का वैल्यू केवल 20। 1/v प्लस माइनस माइनस 1/20 बराबर 1/20। आगे बढ़िए। 1/v इज इक्वल टू 1/20 प्लस 1/20। 1/v इज इक्वल टू एलसीएम तो हमारा 20 आ जाएगा, 1 + 1। ठीक है, अब कहाँ पे कर दें, चलो अभी यहाँ पे आ जाओ, अब यहाँ पे आ जाओ। हाँ अब तो सिंपल है। 1/v इज इक्वल टू 2/20, v इज इक्वल टू 20/2, उल्टा कर दिए हैं तो v इज इक्वल टू कितना, 10 सेंटीमीटर। यानी कि v कितना आ गया, 10 सेंटीमीटर आ गया। हो गया, v हमारा निकल गया। अब आप निकालिए h। h के लिए हमको मैग्निफिकेशन लगाना पड़ेगा। हैंस m इज इक्वल टू h डैश बाई h इक्वल टू -v/u। ये होता है हमारा मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला। h डैश और h का वैल्यू कितना है, 5, माइनस v का वैल्यू कितना निकाला आपने, 10/u कितना दिया हुआ है, -20। अच्छा, ये माइनस से माइनस कैंसिल हो गया हमारा। h डैश बाई 5 इक्वल टू 10/20। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे हम लोग, h डैश इंटू 20 इक्वल्स टू 5 इंटू 10। h डैश इक्वल्स टू 5 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 20। चलो इसको डायरेक्ट कर लो, 10 से एक बार में, 10 से दो बार में, तो ये हमारे पास आ गया h डैश इक्वल्स टू 5/2, यानी कि h डैश इक्वल्स टू 2.5 ना, 2.5 सेंटीमीटर। बस हो गया, कोई दिक्कत इसमें। चलो अच्छा, चलो अब मेरे मन में ना एक सवाल आ रहा है, पूछ ले, पूछे। देखो, ऑब्जेक्ट का हाइट 5 सेंटीमीटर है, इमेज का हाइट 2.5 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो ये कॉन्वेक्स मिरर का कौन सा केस है, केस नंबर 1 या केस नंबर 2? 2 केस नंबर है, क्योंकि पहले वाले केस में इमेज हमारा कैसा बनता है, पॉइंट साइज, बिल्कुल पॉइंट साइज, लेकिन यहाँ पे तो 2.5 सेंटीमीटर बन रहा है। इसका मतलब केस नंबर 2 का बात कर रहा है। ठीक है, अब इसका नेचर बता दो आप।
इसमें तो नेचर हमारा वर्चुअल और इरेक्ट ही होगा, क्योंकि मिरर कौन सा था? हाँ, वर्चुअल एंड इरेक्ट, क्योंकि हमारा मिरर ही कॉन्वेक्स था। बस बात खत्म। चलो एक क्वेश्चन और, एक दो और कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 लिखिए। सवाल बनाने में अच्छा लग रहा है या खराब? सवाल आसान बन रहा है या हार्ड? जल्दी बोलो। इजी है, बहुत इजी है, बस समझ में आना चाहिए। रे डायग्राम यदि मालूम है ना तो फिर सवाल कुछ नहीं है, बहुत आसान जब बन जाता है उसके बाद। मिटा दे इसको। चलो क्वेश्चन नंबर 8 लिखिए आप लोग। वो हो जाता है वो। यहीं पे हमारा जो क्वेश्चन था, पहला वाला फॉर्मूला क्या था? R इज इक्वल टू 2F, वो भी खत्म हो गया। और यहीं पे हमारा दूसरा जो फॉर्मूला था, हाँ, मिरर फॉर्मूला 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f, वो भी खत्म हो गया। और मिरर का जो मैग्निफिकेशन था m इज इक्वल टू h डैश बाई h इक्वल टू माइनस v बाई u, वो भी खत्म हो गया। यानी कि 3 फॉर्मूला हम लोगों का कंप्लीट हो गया। अब हम लोग इंटर करने वाले हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में। हाँ, क्वेश्चन नंबर 8 लिखिए। क्वेश्चन नंबर 8 लिखिए, बोलते हैं। यानी कि यहां से हमारा अब शुरू होने वाला रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाला सवाल लिखिए। क्वेश्चन नंबर 8 बोले, लाइट एंटर्स फ्रॉम एयर इनटू वाटर whose refractive index is 1.33, whose refractive index is 1.33 full stop। 1.33 बस, फुल स्टॉप। उसके बाद फिर फुल स्टॉप के बाद लिखिए, कैलकुलेट द स्पीड ऑफ लाइट in water full stop given that speed of light in air is 3 into 10 to the power 8 meter per second, 3 into 10 to the power 8 meter per second फुल स्टॉप। बनाया जाए। चलिए पहले आप मेरे सवालों को समझेंगे क्या है। इसमें कहा जा रहा है लाइट एंटर्स फ्रॉम एयर इनटू वाटर, यानी कि लाइट जो है एयर से होकर किस में जा रहा है? वाटर में जा रहा है। समझिएगा ध्यान से। इसका ना हम थोड़ा सा इस प्रकार से बनाते हैं। मान लीजिए ये हमारा क्या है? इंटरफेस या फिर बाउंड्री, याद आ गया होगा। ऊपर में हमारा क्या है? एयर, नीचे में क्या है? वाटर। यानी कि लाइट जो है हमारा बेसिकली वो एयर से वाटर में एंटर कर रहा है। ठीक है, यानी कि चलो एक छोटा सा डायग्राम भी बना देते हैं। मान लो ये हमारा लाइट है, वो हमारा वाटर में एंटर कर रहा है, यानी कि एयर के थ्रू आ रहा है और वाटर में जा रहा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। हुज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज 1.33। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसमें पहले दे दिया गया है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसमें पहले दे दिया गया। अच्छा एक बात बताइए, सबसे पहले हमको यहाँ पे, यदि ये हमारा एयर ऊपर में है और वाटर हमारा नीचे में है, तो जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकलेगा वो एयर का निकलेगा या वाटर का निकलेगा? वाटर का निकलेगा। क्यों? क्योंकि लाइट हमारा जिस मीडियम में बेंड होता है उसी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकलता है। ये हमने आपको हर बार बताया है। यानी कि यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको नहीं निकालना है, वो पहले ही दे दिया। कितना?
33, यानी कि यदि ये हमारा मीडियम नंबर 1 है, मीडियम को हम लोग किससे डिनोट करते थे? n से, स्मॉल n। यदि हमारा मीडियम 1 है तो मीडियम नंबर 2 है। तो यदि हम लोगों को रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है तो कैसे लिखेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के लिए? n 2 1, यही तो हम लोग कहते थे ना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 1। इसको कैसे पढ़ते थे, जल्दी बोलो? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 1। और यही चीज तो हम लोग निकालते थे, लेकिन ये चीज तो हमको पहले से दिया गया है सवाल में 1.33, यानी कि आपको निकालना नहीं है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पहले ही दे दिया गया है। ठीक है, आगे बढ़िए। फिर उसके बाद कैलकुलेट द स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर, यानी कि इस वाटर में जब हमारा लाइट एयर से आया तो इस वाटर में लाइट का स्पीड कितना रहा होगा वो आप पता कीजिए। ठीक है, लेकिन एयर में जो लाइट का स्पीड है वो दे दिया गया है। गिवन दैट स्पीड ऑफ लाइट इन एयर इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, वो दे दिया गया है। ठीक है, चलिए कैसे इसको बनाएंगे समझिए। सबसे पहले तो आपको यहाँ पे फॉर्मूला लिखना पड़ेगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का। क्या था रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला, कोई बता सकता है? इसका फॉर्मूला था n21 इक्वल्स टू स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 डिवाइडेड बाई स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2। अच्छा, इसको हम लोग स्मॉल v1 और v2 से डिनोट करते थे, है ना? और यही हमारा क्या है, यही है हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को निकालने का फॉर्मूला। ठीक है, चलो अब इसी फॉर्मूले पे हम लोग वैल्यू पुट करेंगे। अच्छा, n21 का वैल्यू तो पहले से दिया गया है 1.33 इक्वल्स टू स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1। अच्छा, मीडियम 1 हमारा क्या है, इसमें एयर है, तो एयर में लाइट का स्पीड कितना दिया गया क्वेश्चन में? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और वाटर, अच्छा मीडियम 2 हमारा क्या इसमें वाटर है, तो क्या उसका दिया गया है? नहीं, वही तो हमको फाइंड करना है। तो इसमें नहीं दिया गया, तो इसमें आप ये पूरा स्टेटमेंट लिख लो, पूरा स्टेटमेंट लिख लो। स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2, या पूरा लिख लो। चलो अब जरा इसमें बताओ, यहाँ पे इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है ना? इसमें आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे तो 1.33 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा किससे? स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2 से। तो यहाँ पे आप लिखो 1.33 इंटू स्पीड ऑफ लाइट, एक मिनट, इन मीडियम 2। क्या बोल रहे हो? v2 से भी डिनोट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए उसके बाद फिर आप इसको मल्टीप्लाई करोगे 1 से तो वही रह जाएगा हमारा 3 × 10⁸। कोई दिक्कत ज़्यादा समझने में? चलिए आगे बढ़िए फिर। तो अब यहाँ पे स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2 इक्वल्स टू 3 × 10⁸ डिवाइडेड बाय 1.33। हमने कुछ नहीं किया इसमें, बेसिकली ये हमारा अभी किस में था, मल्टीप्लाई में था, तो ये हमारा अब किस में चला जाएगा, डिवाइड में चला जाएगा। ठीक है, अब इसको आप यहीं पे सॉल्व कर लो। हाँ देखो, यहाँ पे ना इसको सॉल्व करने का तरीका होता है, ध्यान से समझिए इसको। और हमने हमेशा आपको क्या कहा है, मैथ में भी और साइंस में भी हमने कहा आपको, साइंस में खास करके फिजिक्स में, जब भी पॉइंट दिखे, पॉइंट को सबसे पहले हटाओ, क्योंकि देखने में छोटा होता है लेकिन बहुत बड़ा ये समस्या क्रिएट करता है। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, ऊपर में जैसा उसको रहने दो 3 × 10⁸, नीचे में इस पॉइंट को हटाओ, क्या बनेगा 133 बन जाएगा, और नीचे में हमारे पास यहाँ पे क्या आएगा 100 आएगा, तो ये ऊपर में चला जाता है, ये बेसिक मैथ है हमारा, तो 100 हो जाएगा। लेकिन ये वाला क्या हो जाएगा, मिट जाएगा, क्या कोई दिक्कत? अब यहाँ पे बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे, इसको ना इस पावर को ऐड कर देंगे, बिल्कुल नहीं करना। सिंपली क्या करो, आप इस 3 को 100 से मल्टीप्लाई करो, कितना आ जाएगा 300 आ जाएगा, और 10⁸ है उसको रहने दो, और नीचे 133 है इसको भी रहने दो। अब क्या करो, अब इसको मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई नहीं डिवाइड, 300 को डिवाइड करो 133 से। इसको यदि आप डिवाइड करोगे तो अप्रॉक्स बहुत लंबा आएगा इसका आंसर,
लेकिन इसका आप थोड़ा सा मतलब अप्रॉक्स करके 2.25 ले लेना इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। कोई दिक्कत इसमें? अब यानी कि इसको आप वैल्यू डिवाइड करोगे 300 को 133 से तो 2.2569532 इस प्रकार कुछ आएगा। अप्रॉक्स ले लो 2.25 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अच्छा चलो ठीक है। स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम टू यानी कि वाटर में हमको समझ में आ गया। अब इस क्वेश्चन को जरा समझा जाए, क्या इसमें कहा गया था। देखो क्वेश्चन में ये कहा गया था, अब क्वेश्चन को समझो। इस एयर से वाटर में हमारा लाइट आ रहा था, ठीक है। एयर में लाइट का स्पीड कितना दिया गया है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, वो क्वेश्चन में दिया गया था। लेकिन जैसे ही लाइट हमारा एयर से वाटर में गया वैसे ही लाइट का स्पीड कितना हो गया 2.25 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड हो गया। तो अब जब हमारा लाइट एयर से वाटर में गया तो इसमें लाइट का स्पीड कुछ और था, इसमें लाइट का स्पीड कुछ और हो गया। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकलेगा किसका? वाटर का निकलेगा। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाटर का कितना निकला 1.33। बात खत्म। इसी प्रकार से सवाल हमारा बनता है। कोई दिक्कत इसमें? चलिए एक क्वेश्चन हम आपको देते हैं होमवर्क में, ठीक है। देखते हैं आपसे बन पाता है कि नहीं। सॉल्यूशन नंबर 8 यहाँ पे आप बनाएंगे, सॉरी 8 नहीं 9। ये क्वेश्चन हम आपको एक होमवर्क में देते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का ही है, ठीक है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का ही है। यदि बन जाए तो अच्छी बात है, नहीं बन पाए तो आगे हम लोग क्लास में डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। क्वेश्चन लिख लीजिए। ऑनलाइन वाले बच्चे आप लोग भी एक क्वेश्चन लिख लीजिए क्योंकि समय हमारा अब हो चला है। क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन नंबर 9। बोले चलो लिखिए, फाइंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, फाइंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इसमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है, लेकिन इसमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पहले से दिया हुआ था, है ना। देखिए इस वाले क्वेश्चन में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पहले से दिया हुआ था, लेकिन अभी जो हम क्वेश्चन नंबर 9 बोल रहे हैं उसमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको निकालना है, ठीक है। तो फाइंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ ट्रांसपेरेंट मीडियम, ऑफ अ ट्रांसपेरेंट मीडियम, of a transparent medium in which light travels, in which light travels, in which light travels with a speed of, with a speed of 1.8 into 1.8 into 10⁸ मीटर पर सेकेंड। फिर से बोलते हैं 1.8 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। फुल स्टॉप, फुल स्टॉप, फुल स्टॉप। उसके बाद लिखिए, गिवन दैट स्पीड ऑफ लाइट इन, गिवन दैट स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, एयर ब्रैकेट में, एयर के बाद ब्रैकेट लिखिए, ब्रैकेट दीजिए और ब्रैकेट में लिख दीजिए वैक्यूम। एयर बोले या फिर वैक्यूम बोले, दोनों का मतलब अभी फिलहाल क्लास 10 तक आपको सेम समझना है, ठीक है। इक्वल्स टू, उसी में लिखेंगे क्या लिखा आपने, फुल स्टॉप के बाद गिवन दैट स्पीड ऑफ लाइट इन एयर ब्रैकेट में वैक्यूम इज इक्वल टू 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड बन जाएगा। देखिए इसमें थोड़ा सा हम समझा देते हैं। इसमें बेसिकली आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है। समझिए पहले ध्यान से, सवालों को समझ लीजिए, हिंट थोड़ा सा दे दे रहे हैं, आप बना के इसको लाएंगे। इसमें बेसिकली आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है और इसमें 2 मीडियम आपको दिया गया है। इसमें देखिए, अच्छा पहले सवाल को जरा पढ़ो तो हमको बताओ इसमें मीडियम 1 कौन है और मीडियम 2 कौन है। पहले समझिए ध्यान से। फाइंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ ट्रांसपेरेंट मीडियम इन विच लाइट ट्रेवल्स विथ अ स्पीड ऑफ 1.8 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। यानी कि जिसका आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है उसमें लाइट का स्पीड कितना दिया गया है 1.8 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड दिया गया उसमें, ठीक है। अच्छा जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है उसी का दिया गया है 1.8 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। यानी कि ये हमारा मीडियम कौन सा रहा होगा, 2 रहा होगा। और ऊपर में दिया गया है गिवन दैट द स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और वैक्यूम इज इक्वल टू 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। यानी कि ये हमारा कौन सा मीडियम रहा होगा,
मीडियम फर्स्ट रहा होगा, यानी कि मीडियम फर्स्ट हमारा एयर है और मीडियम सेकेंड हमारा नीचे में जो बेसिकली दिया गया मीडियम वो है हमारा। इसका आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल के लेकर आना है, ठीक है। चलो तो हम लोग इसको कल डिस्कस कर लेंगे। हाँ, ऑनलाइन वाले बच्चे एक बार इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए। तो सॉल्यूशन 9 का जगह हम छोड़ रहे हैं, क्योंकि यदि आप लोग कल बना के लेकर आ जाते हैं तो आगे बढ़ेंगे, 10 की ओर हम लोग आगे बढ़ जाएंगे। नहीं बना के लाते हैं तो फिर हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलिए तो हाँ, ऑनलाइन वाले बच्चे आई होप आप लोगों को भी ये न्यूमेरिकल्स वाला जो क्लास था वो समझ में आया होगा। अच्छा हाँ, एक चीज और, यदि टोटल देखा जाए तो लगभग 8 हम लोगों ने आज सॉल्व किया, एक हमने आपको होमवर्क दिया है ना। लगभग इसमें 8-9 सवाल हमारा भी और बच रहा है ना। उसको हम लोग अपने अगले वाले क्लास में यानी कि कल कर लेंगे, ठीक है। चलिए तो मिलते हैं हम लोग अपने अगले वाले क्लास में यानी कि कल। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।